तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से रेनबो ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी बच्चों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी बच्चे मेरी सारी गणित की और सारी जीके की क्लासों को बिल्कुल सच्चे दिल से देख रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आप सभी किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने मैथ की सीरीज नंबर 7। इससे पहले मैं 7 सीरीज पीछे 6 सीरीज कंप्लीट कर चुका हूं। तो जिस भी किसी बच्चे ने मेरी वो 7 सीरीज ना देखी हो, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पीछे वाली जो 6 सीरीज मैं पढ़ा चुका हूं उनको आप देख लीजिए। इन सीरीज का आपको बहुत बहुत फायदा आपको हर परीक्षा में मिलेगा, क्योंकि इन सीरीज में जो प्रश्न मैं देता हूं या मैं खुद लिख के बना कर देता हूं या प्रीवियस ईयर के पेपर सवाल देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाली सभी परीक्षाओं में, है ना। आप सीरीज जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल अपने आप पता चल जाएगा, महसूस हो जाएगा कि हाँ, सवाल इंपॉर्टेंट है, जो सवाल सर पढ़ा रहे हैं वो वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपनी पेन कॉपी लेकर सभी बैठ जाइएगा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज की सीरीज में शुरू करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। कोई भी बच्चा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आज का सवाल नंबर पहला लगा दीजिए। तो सवाल नंबर पहला मैं आपको समझाऊंगा। सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर अपना बैठेंगे और एक एक सवाल को बिल्कुल सच्चे मन से मेरे साथ सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सीरीज का सवाल नंबर पहला ये रहा। देखिए, बी और सी मिलकर समय कार्य का सवाल मैंने रखा है आज की सीरीज में पहला, ठीक है। बी और सी मिलकर एक काम को जितने समय में कर लेते हैं उससे 3 गुने समय में ए करता है, उससे 3 गुना समय अधिक लेता है ए उस काम को करने में। चीजों को आप मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये कहता है कि बी और सी किसी काम को करने में जितना भी समय लेते होंगे ना, ए उतना ही काम करता है, उससे तिगुना समय ज्यादा लेता है। बात समझ रहे हो ना, ए उससे तिगुना समय ज्यादा लेता है। इसके बाद ये कहता है ए और सी मिलकर, जबकि ए और सी मिलकर उस काम को जितना समय में करते हैं बी उससे 4 गुना समय ज्यादा लेता है। बी उससे 4 गुना समय ज्यादा लेता है। कह रहा यदि तीनों मिलकर उस कार्य को, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हो, आप बोर्ड पर देख लीजिएगा बच्चे। तीनों मिलकर यदि उसको 24 दिनों में करते हो, 24 दिन में करते हो, तो आपको बताना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा सा सवाल सबसे पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। बी तथा सी किसी कार्य को जितने समय में करते हैं, ए उससे तिगुना समय ज्यादा लेता है, जबकि ए और सी उस काम को जितने समय में करते हैं बी उससे 4 गुना समय ज्यादा लेता है। यदि तीनों मिलकर 24 दिन में करते हो तो बताना होगा ए अकेला कितने दिन में करेगा, या फिर पूछ लेगा आपसे बी अकेला कितने दिन में करेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चा ध्यान से सुनना, ये दो जो इक्वेशन आपको यहां मिली है ये बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप जरा देखो, यहां आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि b प्लस सी की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 3a के बराबर, 3a के बराबर। तो मैं इस b प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, 3a लिख सकता हूं। तो a जमा 3a बराबर 24 दिन। यहां से आप चीजों को समझिएगा। तो 3a में जब a जुड़ेगा तो 4a इक्वल टू 24 दिन, 24 दिन। और यहां से a की वैल्यू जब ज्ञात होगी तो 24 चौके 96, यानी 96 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और बच्चा याद रखना, ये किसी चीज की कीमत नहीं है कि 4 सेब 24 के तो 1 6 रुपये का हो जाएगा, 4 6 24। आप यहां डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना। जब ज्यादा आदमी होते हैं तो दिन कम लगता है, जब ज्यादा आदमी होते हैं तो दिन कम लगते हैं। और जब आदमी कम हो जाएं, जब आदमी कम हो जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे समय ज्यादा लगता है। जब आदमी ज्यादा तो समय कम, और आदमी कम हो जाते हैं तो कोई भी काम लेट होता है, समय ज्यादा लगता है। बात समझना प्यारे बच्चा। देखो
तो यहां पर गुना होगी, ज्यादा के लिए गुना होती है, तो 24 चौके 96 दिन में करेगा ए, जो कि इस सवाल का बाबू आंसर हो जाएगा 96 डेज। ऐसे ही यदि वो आपसे पूछता है बाबू कि बी कितने दिन में करेगा, तो ए तो 96 दिन हमने बता ही दिया, ए 96 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। तो ध्यान से देखना, ए प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल मैंने बताई है, 4b के इक्वल बताई है। ए प्लस सी का मान 4b के इक्वल है, तो मैं इस ए के और इस c के जगह यानी a प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4b लिख सकता हूं। यानी 4b तो ये दोनों और 1b ये अकेला, तो b कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अगर b के दिन निकालने होंगे तो मैं चलो यहाँ पे बता देता हूं इसको। देखो a प्लस सी की जगह 4b रखेंगे तो 4b तो ये और 1b ये, तो 4b और 1b बराबर कितने दिन, 24 दिन। ठीक है बच्चा, तो यहां से 5b बराबर 24 दिन। तो 1b का मान निकालने के लिए भाग नहीं करेंगे, क्योंकि जब आध भी कम हो गए तो समय ज्यादा लगेगा और ज्यादा के लिए भाग थोड़ी होता है, गुना होती है। 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120 दिन हो जाएगा, 120 दिन हो जाएगा। और हाँ, यदि बाबू ये आपसे सी का पूछता है ना कि सी कितने दिन में करेगा, तो पता आप लोग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना है कैसे होगा। देखो अब a प्लस बी प्लस सी करते हैं 24 दिन में, ठीक है। a बता दिया 96 दिन में, b बता दिया 120 दिन में, b कितने दिन में, 120 दिन में। तो c का कैसे निकलेगा, देखो c का निकलेगा एफिशिएंसी निकाल करके, एक एक दिन का इनका काम निकलेगा पहले, और उससे आप a b c के काम में से a का b का काम घटा दोगे तो c का समय बचेगा। फिर टोटल काम को c के एक दिन के काम से भाग दे देना, c के भी दिन आपके निकल करके आ जाएंगे। तो ये समय कार्य की बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो पढ़ करके जानी बहुत जरूरी है किसी भी परीक्षा में। तो चलिए आइए सवाल नंबर 2 जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिए। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखो ध्यान से, एक एक सवाल सभी प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से सीखेंगे। सवाल नंबर 2 औसत का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2 प्यारे बच्चे एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा प्यारा सा चैप्टर होता है, ध्यान से देखिएगा। देखो प्यारे बच्चा, ये सवाल नंबर 2 स्क्रीन पर लग गया, आप जरा देख लीजिए। 100 संख्याओं का औसत, मैं लिख देता हूं बाबू कि 100 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है। मेरे प्यारे बच्चे 100 संख्याओं का औसत 46 है, 46 है। तो ऐसा तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि इन 100 संख्याओं का योग 4600 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना भाई, 100 संख्याओं का औसत अगर 46 है, अगर मैं 100 की गुना 46 में कर दूं तो इन 100 संख्याओं का क्या निकल के आ जाता है, योग निकल करके आ जाता है। यानी 100 संख्याओं का जो योग है वो 4600 है। आगे देखिए क्या कहता है, उसने गलती से 16 को तो लिख दिया 61, बहुत अच्छे, और बाबू 43 को उसने गलती से पढ़ लिया 34, और बाद में ये भी पता चला कि संख्या 100 की जगह कितनी थी। मैं लिख देता हूं बच्चा, संख्या 100 की जगह 90 थी। 3 गलती सवाल में उसने करी। देखो 100 संख्याओं का औसत 46 है तो योग 4600 हो जाएगा, 46 गुना 100 4600। फिर उसने क्या किया, 16 एक अंक था 16, ठीक है, 16 को तो लिख लिया उसने 61, यानी कितना ज्यादा लिख लिया उसने, 45 ज्यादा लिख लिया गलती से। अच्छा उसने यहां क्या किया, 43 को लिख लिया बाबू उसने कितना, 34, यानी यहां उसने गलती से कितना कम लिख लिया, यहां उसने गलती से 9 कम लिख लिया। और बाद में उसे यह भी पता चला कि संख्या तो 100 थी ही नहीं, संख्या तो केवल 90 थी। बताइए सही औसत क्या होगा। ये तो औसत गलत है क्योंकि ये तो 100 संख्याओं का है, ठीक है ना। और एक संख्या को 16 का उसने 61 पढ़ा, एक संख्या को 43 की जगह उसने 34 पढ़ लिया, और संख्या 100 थी भी नहीं, संख्या तो थी टोटल कितनी, संख्या टोटल 90 थी। तो बताइए अब सही औसत कितना होगा। तो बिल्कुल बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान से देखिए इस सवाल को आप। देखो अब योग इसका 4600 है, ध्यान से सुनना। उसने जो ये औसत निकाला हुआ है ये बिल्कुल संख्याओं को 16 43 मान के निकाला हुआ है, नहीं, संख्याओं को 16 और 43 की जगह 61 और 34 मान के निकाला। जो ये 100 संख्याओं का औसत इसने 46 निकाला, ये 16 को गलती से 61 और 43 को गलती से 34 पढ़ के निकाला। यानी इस संख्या में गलती से उसने 45 ज्यादा जोड़ा था। ध्यान से सुनना, इस संख्या 4600 में उसने क्या ज्यादा जोड़ा था,
45 ज्यादा जोड़ा था, तो 45 को हमें इसमें से घटाना होगा ताकि बराबरी हो सके। और अगले स्टेप में अगली संख्या की गलती में उसने संख्या को गलती से 9 कम लिख दिया था, तो बराबरी करने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा। और ये जो सारे का सारा योग है ये कितनी संख्याओं का है? ये 100 संख्याओं का नहीं है बेटा, ये कितनी संख्याओं का योग है? ये टोटल जो सम है ये बाबू 90 संख्याओं का है। ये रहा आपका आंसर, ये यहां से आपका ठीक वाला औसत निकल के आ जाएगा। याद रखना, उसने गलती से 45 ज्यादा लिख लिया था, तो हम बराबरी करने के लिए सवाल को बिल्कुल एग्जैक्ट एरर फ्री करने के लिए 45 घटाएंगे, और उसने गलती से 9 उसमें से कम कर दिया था, तो हम उसको सवाल को बिल्कुल ठीक करने के लिए क्या करेंगे? 9 जोड़ेंगे। और संख्या 100 नहीं थी भाई, संख्या 90 थी। अब औसत क्या होता है? अगर सभी संख्याओं के परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, औसत क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर, है ना, जितनी भी संख्या है उनका सम, और अपोन में नंबर, कितनी वो संख्या है, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका कितना आंसर आ रहा होगा? 50.7। तो चीजों को समझिए, बहुत प्यारा सा सवाल था। और यहां देखो आपको दिक्कत हो सकती है कि संख्या 100 नहीं थी, 90 थी, और यहां भी देखो जोड़ेगा तो घटाएंगे, घटाया होगा तो जोड़ेंगे। तो प्यारा सा सवाल है, एक एक बच्चा मेरा इस सवाल को पढ़ करके जाएगा, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर वो दिल्ली पुलिस की परीक्षा दो, चाहे वो यूपी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी परीक्षा के लिए। तो चलिए आगे आते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 की ओर। ये औसत का क्वेश्चन था। अगला सवाल आइए सीरीज का। आज की सीरीज का एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पूरी ईमानदारी से पूरी की पूरी सीरीज देखेंगे, ठीक है ना? ये मैं कह रहा हूं आपको, एक एक सवाल एंड तक देखेंगे। चलिए आगे आते हैं बच्चा, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। स्क्रीन पर लग गया, जल्दी से सभी बच्चे पढ़ लीजिए। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं। यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं तो उनका 1/4 काम बच जाता है, 1/4 काम शेष रह जाता है। आज मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, समय कार्य की ऐसी चीज तुम्हें बताऊंगा बड़ी खतरनाक, बहुत अच्छी बात। देखो 12 व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में अगर करें तो उनका 1/4 काम शेष रह जाता है। तो बताइए, यदि 14 व्यक्तियों ने 5 दिन काम किया, यदि 14 व्यक्ति उसी काम को 5 दिन तक करे, या फिर 14 व्यक्तियों ने 5 दिन कार्य करे, तो कितना काम शेष रहेगा? तो कितना काम शेष रहेगा? तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत सा सवाल मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो देखो 12 आदमी अगर किसी काम को 5 दिन तक करे तो काम बचता है 1/4, और यदि 14 आदमी 5 दिन तक काम करे, 12 आदमी 6 दिन तक काम करे, कुछ भी पूछ सकता है कि भाई 10 आदमी 9 दिन तक काम करे या 10 आदमी 4 दिन तक काम करे, ऐसा पूछेगा तो कितना काम बचेगा, है ना? तो 12 आदमी अगर 5 दिन तक काम करे तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों की गुना कर दूं तो इनका काम आ जाएगा कि भाई 60 काम उन्होंने किया। ये चीज आप यहां समझिएगा इस सवाल के माध्यम से। अगर 12 व्यक्ति 5 दिनों तक काम करते हैं तो उन्होंने काम कितना किया? 12 पंजे 60। अच्छा, और अगर यहाँ 14 व्यक्ति 5 दिनों तक काम करे, ध्यान से सुनना, तो यहाँ ये टोटल काम कितना करेंगे? 14 पंजे ये करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 70 काम। अच्छा जी, जब उन्होंने 60 काम पूरा कर लिया तो काम कितना शेष बचा? 1/4 काम शेष बचा। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब क्या है? सारा खेल भाई साहब 1/4 काम शेष का है। ध्यान से सुनना, 1/4 काम शेष बचने का मतलब क्या है यहाँ पर? ये चीज आप ध्यान से सुनिएगा कि भाई 12 आदमियों ने 5 दिन तक काम कर लिया, ये तो बहुत सिंपल बात है कि भाई 12 पंजे 60 कुर्सी बना दी, या उन्होंने 60 कोई भी चीज बना दी, ठीक है। अब वो कहता है कि ऐसा करने के बाद भी 1/4 काम उनका शेष बचा, तो इस बात का क्या मतलब है? तो ध्यान से सुनना, 1/4 काम शेष बचने का मतलब यहां पर है कि 4 में से 1 काम शेष बचा। 1/4 काम शेष का मतलब है कि 4 में से 1 काम शेष बचा। इसका मतलब कि 4 में से कितना काम हो गया जी?
3 काम हो गया। बात समझना जी, इसका मतलब ये है, देखो 1/4 काम शेष का मतलब ये है कि 4 में से 1 काम शेष बचा। तो बाबू हो कितना गया? अरे जब 4 में से 1 बचा तो यानी 4 में से 3 काम हो गया होगा। और वो कितना कहता है, हो कितना गया? वो कहता है टोटल काम यहाँ 4 है, टोटल काम यहाँ 4 है, वो कहता है जी 60 हो गया। और मेरे हिसाब से 4 में से कितना हो गया? मेरे हिसाब से 3 हो गया। तो कितने गुना है ये बाबू 20 गुना है। तो यहां से आपका टोटल टाइम निकल करके आ जाएगा, 20 गुना कर देंगे तो 80 काम आपका यहां टोटल है। ये चीज समझनी है बस इस सवाल में। इस बात का 1 नंबर है जी कि भाई 1/4 काम अगर शेष बचा तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 में से 1 काम शेष बचा तो हो कितना गया? 4 में से 3 हो गया जी। अब वो तो कहता है 60 काम कर लिया, मैं कहता हूं 3 काम हो गया। तो कितने गुना है ये? 20 गुना है ना। तो इस 4 का भी 20 गुना कर दो, यानी 80 काम टोटल है। अब 80 काम में से 14 आदमियों ने 5 दिन में कितना कर लिया था? 70 कर लिया था, यानी 80 में से 70 काम पूरा हो गया। 80 में से 70 काम आपका पूरा हो गया। तो वो पूछ क्या रहा है? कितना कार्य शेष बचेगा? जी बिल्कुल, अगर 80 में से 70 काम पूरा हो गया तो मेरे प्यारे बच्चे शेष कार्य 80 में से कितना बचा? 10 बचा। 0 से 0 खत्म, बस यही उत्तर है, 1/8 आंसर। इतना काम उसका शेष बचेगा। तो बिल्कुल बेसिक और कंसेप्ट के साथ ये सवाल मैंने तुम्हें बताया। इस सवाल को जरूर तैयार कर लेना, बहुत काम का सवाल है। तो चलिए इसी के साथ अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, बहुत ज्ञान वाले सवाल मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए जरा आगे आते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर जल्दी से लगा दीजिएगा। ये कहता है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा सा सवाल है, एक कोण अपने संपूरक कोण से 70 डिग्री ज्यादा है। एक कोण अपने संपूरक कोण से कितने डिग्री ज्यादा है? बाबू 70 डिग्री ज्यादा है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि 5/2 से कितना ज्यादा है तो आप क्या करके बताएंगे? आप 5 में से 2 घटा के बता दोगे जी 3 ज्यादा है, ऐसे ही तो बताओगे। अगर मैं आपसे कहूं भाई 5/2 से कितना ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी 5 - 2 = 3। तो ये भी तो यहाँ यही कह रहा है। देखो ये कह रहा है बच्चा कि एक कोण अपने संपूरक कोण से 70 डिग्री ज्यादा है। अब सबसे पहले तो संपूरक कोण क्या होते हैं जी? सबसे पहली बात तो ये संपूरक कोण क्या होते हैं। देखो संपूरक कोण को अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, यानी वे 2 कोण जिनका सम कितना होता है? 180 होता है। यानी अगर एक x लोगे तो एक आपको 180 - x लेना होगा, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 बचेगा, x - x तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 180 बचेगा। बातों को समझिए। तो 2 संपूरक कोण बाबू वे होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। यानी एक x लोगे तो एक 180 - x लेना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि एक कोण x और एक कोण उसका दूसरा संपूरक 180 - x है ना। x की जो वैल्यू है वो 180 - x से कितनी ज्यादा है? 70 ज्यादा है। यानी बड़े में से छोटा घटाओगे तो 70 आता है। ये बात समझिए, ये इसका एक कोण है और इस कोण का ये संपूरक है। बात समझिए भाई, ठीक है ना। x का संपूरक 180 - x होगा। तो x में से अगर 180 - x घटाएं तो 70 आता है। तो उसने तो नहीं कहा भाई घटाओ, ये तो अपने आप सोचना होगा कि एक कोण जो है वो अपने संपूरक कोण से 70 ज्यादा है, यानी इसकी जो वैल्यू है ना वो इसकी वैल्यू से 70 डिग्री ज्यादा है। तो यानी इसमें से इसे घटा के 70 आना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ सोल्व कर दीजिए। x - 180 + x = 70 के, और x + x 2x बराबर कितना आ जाएगा? 18 2 20 और 5 25 250। और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 125 डिग्री। यानी एक एंगल तो कितना है? एक एंगल तो मेरे बाबू 125 डिग्री है। तो दूसरा 180 - 25 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा ये तेरा? 55। 180 में से 125 जब लेस हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 55 डिग्री। बात आ रही है ना समझ में? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? 55 डिग्री। ठीक है ना। नहीं 55 कहां बचेगा भाई? 125 और 5 30 और 5 80, बिल्कुल सही है।
55 डिग्री बचेगा। उसने छोटा कोण पूछा था तो उत्तर 55, बड़ा पूछे तो उत्तर 125 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे दो एंगल जिनका योग 180 हो, जैसे 100 और 80 है ना, जैसे 60 और 120, जैसे 50 और 130, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के समपूरक हैं, याद रखना, भूलना नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर आते हैं हम। सवाल नंबर अगला देखिए, चलिए प्यारा बच्चा बने रहिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल अगला क्या कहता है, देखो देखिएगा जरा। x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 इज इक्वल्स टू 2207, और कहता है कि यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो कहता है बच्चा x प्लस x की पावर -1 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, x प्लस -1 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए आप चीजों को, ये आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से भाई, x की पावर 4 जमा x की पावर -4। सबसे पहले तो ये माइनस खत्म करो दोनों की पावर में से। जब भी कभी पावर माइनस की हो, मैं अपनी हर सीरीज में बता रहा हूं ज्यादातर, कि जब भी बाबू कभी पावर माइनस की हो आप उसे प्लस बना सकते हैं। कैसे भाई, अरे उसके बेस को इन्वर्स करके, उसके बेस को उल्टा करके। कैसे, देखो ध्यान से, x की पावर 4 को तो x की पावर 4 ही लिखो, और ध्यान से सुनना, ये x ना होकर के क्या है, ये बेटा x/1 है। तो इस x/1 को हम क्या कर देंगे, 1/x अगर कर देंगे तो बाबू ये पावर 4 आ जाएगी, यहाँ पे आएगी तो पूरे के ऊपर, लेकिन 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी x प्लस 1/x लिखा हुआ है। तो इस सवाल का मतलब बच्चे ये है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान अगर 2207 है, तो बताइए किसका मान, x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो बड़ा खूबसूरत सा सवाल और उल्टा क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे, देखो इस सवाल में आधे आधे का मान निकाला जाता है। अगर x की पावर 4 का मान प्लस 1/x की पावर 4 का मान दे दिया, तो इससे पहले इसके आधे का मान निकालेंगे, x² प्लस 1/x², फिर इससे इसके आधे का मान निकालेंगे, यानी x प्लस 1/x का मान निकालेंगे। बात समझिए जरा, ठीक है ना। पहले x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे, फिर इससे इसके आधे का मान निकालेंगे, और निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूं। बड़ा प्यारा सा तरीका है, ध्यान से सुनना। जब भी कभी आधे आधे का मान निकालना हो तो बस एक टेक्निक याद रखना, z+2 का अंडर रूट लगाते चलना, केवल और केवल 2207 z की वैल्यू 2207 है, इसमें 2 जोड़ोगे तो 2209 बन जाएगा। और 2209 का अंडर रूट कितना होता है बाबू, 2209 का अंडर रूट होता है 47। और ये जो रूट और क्यूब रूट की फंडे है ना, ये मैंने जब सबसे पहला अपना YouTube का चैनल बनाया था, तो मेरी जो सबसे पहली प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप लोगों को मैंने क्यूब रूट यानी घनमूल और स्क्वायर रूट यानी के वर्गमूल दोनों की टेक्निक सिखाई थी, कि आप कैसे 2 से 3 से या ज़्यादा 4 सेकंड में कैसे आप लोग घनमूल और वर्गमूल निकाल सकते हो। तो यहाँ आपका वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल 47 आएगा, यानी कि ये अब तुम्हारा z बन गया। अब इससे इसका मान निकालेंगे जी, कैसे निकालेंगे, फिर से z+2 का अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है जी। तो चलिए क्या हो जाएगा, 47 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 49, और 49 का अंडर रूट कितना होता है प्यारे बच्चे, 7 होता है। तो बिल्कुल इस सवाल का आंसर ए हो जाएगा। 7 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बड़ा प्यारा सा तरीका मैंने तुम्हें बताया, बिना टेंशन वाला, नहीं तो दोनों ओर का स्क्वायर वगैरह करके ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले सवाल की ओर। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, ठीक है भाई। एक एक सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बड़े प्यारे से सवाल मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगला सवाल मैं लेकर आया हूं आपके लिए रेलगाड़ी का। देखो इन सीरीज को पढ़ने का बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं हर सीरीज में कोशिश करता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सवाल लेने की, ठीक है ना, ताकि आपको पूरे के पूरे चैप्टर का बाबू रिवीजन आपका होता चले, ठीक है ना। पूरी की पूरी सिलेबस का, पूरे के पूरे मैथ का आपका रिवीजन होता चले, है ना।
चीज के लिए मैं ये सीरीज आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिए। देखो ये कहता है, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म पर आदमी खड़ा था, उसको पार किया, तथा इसी रेलगाड़ी ने, ध्यान से सुनना, बड़ा प्यार वाला सवाल है, तथा उसी रेलगाड़ी ने फिर एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करा, यानी आदमी की जगह पुल आ गया। तो जो समय यहां लगता था वो 10 सेकंड की जगह कितना लगने लगा, वो मेरे प्यारे बाबू 25 सेकंड लगने लगा। कहता है बताइए अगर यही रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लेगी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी प्यारे बच्चे इस सवाल को जरूर अपनी कॉपी पे मेरे से पहले सोल्व करके देखें, और मैं आपको समय देता हूं पूरी 20 सेकंड का। मैं देखता हूं कौन बच्चा कमेंट करेगा, मैं सबके कमेंट देखूंगा, कौन बच्चा कमेंट करेगा। 20-25 सेकंड का समय मैं तुम्हें देता हूं, जल्दी करके इस सवाल का आंसर बता दो। भाई एक रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो समय लेती है 10 सेकंड का, बहुत अच्छे। वही रेलगाड़ी अगर 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करे तो समय लेती है बाबू 25 सेकंड का। तो अब पूछ रहा है, स्क्रीन पर सवाल आपका नीचे लगा हुआ है, देख लीजिए। और अगर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यही रेलगाड़ी पार करे तो कितना समय लेगी। जल्दी कमेंट करके अपना उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या है इसका करेक्ट आंसर। जल्दी बताइएगा। तो ये पूछ रहा है कि यही रेलगाड़ी, मैं लिख देता हूं इधर भी, यही रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी तो कितना समय लेगी। यही रेलगाड़ी अगर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लेगी, देखिए ध्यान से। चलिए बच्चों मैं बताता हूं, देखो जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, अब जैसे मैं हूं, मेरी कोई ऐसे लंबाई नहीं है, मेरी हाइट है लेकिन लंबाई नहीं है, रेलगाड़ी के सामने मेरी लंबाई 0 है। भाई कुछ तो लंबाई होगी, लेकिन अपने सिलेबस में उस लंबाई को 0 माना जाता है। वो कभी पेड़ देगा, कभी खंबा देगा, कभी लड़का देगा, कभी मील का पत्थर देगा, तो उन सब की लंबाई 0 होती है रेल की लंबाई के सामने। तो जब रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो याद रखना अपनी अपनी दूरी तय करेगी, अपनी अपनी दूरी तय करेगी। लेकिन जैसे ही आदमी की जगह एक 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म या पुल आ जाता है तो समय 10 सेकंड की जगह कितना बढ़ जाता है, समय 10 सेकंड की जगह 25 सेकंड लगने लगता है। ये जो 15 सेकंड समय ज्यादा लगा, इसका कारण बस मुझे बता दो तुम, इसका कारण क्या है। सुनो ध्यान से, 10 सेकंड की जगह ये जो 25 सेकंड का समय यहां लगा है, ये केवल और केवल इसलिए लगा कि रेलगाड़ी ने इस नीचे वाली कंडीशन में ऊपर वाली कंडीशन के अनुसार कितनी दूरी ज्यादा तय करी। भाई देखो पहले भी रेलगाड़ी थी वही, अब भी वही है, लेकिन पहले दूरी 0 थी आदमी की, लेकिन अब पुल की दूरी 300 मीटर है। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि अगर रेलगाड़ी को 300 मीटर की दूरी ज्यादा तय करनी पड़े, अगर रेलगाड़ी को 300 मीटर की दूरी ज्यादा तय करनी पड़े तो वो कितना समय ज्यादा लेगी, वो 15 सेकंड का समय ज्यादा लेगी। बस चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 300 मीटर की दूरी रेलगाड़ी तय करती है 15 सेकंड के अंदर। यहीं से रेलगाड़ी की रफ्तार आपको मिल गई है 15 दूनी 30, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की आपको चाल मिल गई है। अब मुझे एक बात बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालोगे। देखो लंबाई का मतलब डिस्टेंस, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो देखिए प्यारे बच्चा बिल्कुल ध्यान से, अगर मैं 20 सेकंड की रफ्तार से रेलगाड़ी को 10 सेकंड तक चला दूं, ध्यान से मेरे शब्दों पर जाना, मेरी भाषा को समझिए, पकड़िए मेरी भाषा को। अगर मैं 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस रेलगाड़ी को 10 सेकंड तक दौड़ा दूं तो रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस कर देती है। और रेलगाड़ी का आदमी को क्रॉस करने का मतलब होता है कि रेलगाड़ी ने अपनी अपनी दूरी तय करी। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे 20 की गुना 10 में लगा दीजिए, बराबर 200 मीटर। यही आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है, 200 मीटर रेल की लंबाई। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, यही आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है प्यारे बच्चे, 200 मीटर। अब यही रेलगाड़ी 200 मीटर लंबा पुल पार करना चाहती है, यानी टोटल 200 जमा 200 400 मीटर
लंबी दूरी रेलगाड़ी तय करना चाहती है, कितना समय लगेगा बच्चे? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी जी? 400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई है? 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई है। ये मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल कट जाएगा। कितना उत्तर आ गया? 20 सेकंड रेलगाड़ी लेगी और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये 200 में 200 क्यों जुड़ा? क्योंकि जब रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कुछ लेंथ हो, जिसकी कुछ लंबाई हो, तो तब वहां दोनों की लंबाई जोड़ देना, याद रखना। और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को पार करती है या किसी पत्थर को पार करती है, तो वो सिर्फ अपनी अपनी दूरी तय करती है, क्योंकि इनकी कोई लंबाई नहीं होती। ठीक है ना? तो यहां पहले रेलगाड़ी की आपको चाल निकालनी थी, और तब आपको रेलगाड़ी की लंबाई का पता चलेगा, और तब आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, रेलगाड़ी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे आप लोग बहुत सारे सवाल सोल्व कर सकते हो। मैं ऐसा सवाल देने की कोशिश करता हूं कि जिसमें 3-4 कंसेप्ट आ जाएं। तो चलिए प्यारे बच्चा, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। देखो ये क्या कहता है, साधारण ब्याज का बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना जा रहा हूं, जल्दी देखिए। एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है, जिसको 14 साल और 12 साल के 2 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि जब वे दोनों 18-18 साल के हों। और सवाल बच्चे याद रखना, साधारण ब्याज का है। सवाल कैसा है? साधारण ब्याज का। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि एक आदमी मरता मरता इतने रुपए छोड़कर चला जाता है, अपने 2 बेटों में बांटना चाहता है। एक बेटा आज 14 साल का और दूसरा बेटा 12 साल का, और इस प्रकार बांटना चाहता है कि जब वे दोनों लड़के 18-18 साल के पूरे हों तो उनका मिश्र धन बराबर हो जाए, यानी उनके खाते में जो पैसे डले उनका क्या बराबर हो जाए? दोनों को बराबर बराबर पैसे मिले। तो बराबर बराबर तो उनको क्या मिलेगा? मिश्र धन मिलेगा। भाई उसने ये पैसे उनके बैंक में जमा करा दिए, कुछ इसके खाते में कुछ इसके खाते में। चाहता है कि जब दोनों 18-18 साल के हो तो दोनों का बैंक में पैसा बराबर हो जाए। वो पैसा इस चैप्टर में क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। यदि बैंक ब्याज देता हो, कितने % की दर से? यदि बैंक बच्चे 5% की दर से ब्याज भी देता हो, तो बताइए उस व्यक्ति को कितने कितने रुपए आज इनके अकाउंट में डलवाने होंगे। तो बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान से सुन लेना। देखो ये लड़का 14 साल का है, इसे 18 साल का होने में कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। और ये लड़का 12 साल का, इसे 18 साल का होने में कितने साल लगेंगे? 6 साल लगेंगे। अब देखो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है। तो 6 साल में 5% की दर से देखो हर साल 5% ब्याज मिलेगा, तो 6 साल में 6 पंजे 30% ब्याज तो इसे मिल गया। और 4 साल में 4 पंजे बाबू 20% ब्याज इसे मिल गया। मिल गया ना? मिल गया। 6 पंजे 30% और 5 चौके 20%, ये इनका ब्याज है। लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना है मिश्र धन। और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है वो हमेशा कितने % होता है? प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, मूलधन हमेशा 100% होता है। अब हमें इनके मिश्र धन बराबर करने हैं, तो ब्याज में अगर मैं 100 जोड़ दूं तो इनके मिश्र धन बन जाएंगे। 30% को 130 लिख देना, 20% को 120 लिख देना। 5 छंग 30 लिखना 130, 5 चौक 20 लिखना 120। अब इस रेशो में ये पैसा बांट दो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। 13-12 कितना होता है? 25 होता है। बस ये पैसा आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है, 13-12 25 काटो। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 2 3, 5 से भाग लगाओ जल्दी, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4800 आ गया। 4800 की गुना जल्दी दोनों में कर दो, दोनों का पैसा आ जाएगा। ठीक है जी। 13 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9, और 13 चौके 52, और 52 और 9 कितने होते हैं? 61।
ठीक है, यानी 61,600 रुपये तो इसको मिलेंगे और 4800 की गुना 12 में करो, 12 अट्ठे 96 का 6 80 9, 12 चौक 48 और 2 50 और 7 57, यानी 57,600 रुपये इसको मिलेंगे। अब ध्यान से सुनना, कम पैसा हमेशा छोटे वाले बच्चे को मिलेगा, ज्यादा पैसा हमेशा बड़े वाले को मिलेगा। क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। अरे भाई सीधी सीधी बात है, छोटे वाले बच्चे के पास समय ज्यादा है। देखो, छोटे वाले बच्चे को 18 साल का होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 4 साल लगेगा। नहीं सॉरी, छोटे वाला बच्चा 12 साल का है, 12 साल के बच्चे को 18 साल का होना है तो 6 साल लगेंगे, यानी इसे 6 साल तक ब्याज मिलेगा। तो इसके पास समय ज़्यादा है तो इसे पैसा कम मिलेगा क्योंकि इसे ब्याज ज़्यादा मिलेगा। इसके बड़े बेटे के पास समय केवल 4 साल है, इसे ब्याज केवल 4 साल का मिलेगा, इसे ब्याज कम मिलेगा, इसलिए इसको हमें ज़्यादा पैसा देना होगा। तो याद रखना, छोटे वाले को कम पैसा, बड़े वाले को ज़्यादा पैसा, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो। तो चलिएगा मैं आगे शुरू करता हूँ बच्चों। देखिए ध्यान से, अभी मैं आपको इसी सवाल का चक्रवर्ती ब्याज वाला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो साधारण ब्याज का ना होकर चक्रवर्ती ब्याज है, बिल्कुल इसी के जैसा। तो सभी प्यारे बच्चे देखिएगा ध्यान से, और मेरी एक बात सभी लोग ध्यान से सुन लेना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बिल्कुल मत जाना। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, वो बुलाएगी, वो फिर बुलाएगी, लेकिन मेरा कोई भी बच्चा जाएगा नहीं, ठीक है ना? याद रखना ये बात मेरी, बुलाएगी बिल्कुल मत जाना। तो चलिए इसी के साथ आगे मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चक्रवर्ती ब्याज वाला। तो ध्यान से देखेंगे, एक व्यक्ति ने 39033 इतने रुपये की एक राशि को अपने 2 पुत्रों में बांटना चाहता है आज, जो 13 वर्ष और 15 वर्ष के हैं। बात समझ रहे हो ना? यदि सुशांत सिंह राजपूत ने राहत इंदौरी साहब की ये बात मानी होती और रिया के बार बार बुलाने पर वो नहीं जाते, तो ना तो आज रिया जेल में होती और ना हमारे सुशांत भाई आज ईश्वर के पास होते। तो याद रखना, एक एक बच्चा वो बुलाएगी, लेकिन तुम जाना मत, यहीं बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो देखिएगा, इतने रुपये की राशि को 2 बच्चों में बांटना है जिनकी उम्र आज 13 साल और 15 साल है, और इस प्रकार बांटना है कि बाबू 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर इनको ब्याज मिले, और जब ये दोनों 18 साल के हो जाएं, इस प्रकार बांटो कि जब ये दोनों 18 साल के हो जाएं तो उनको बराबर बराबर पैसा मिले, समान धन मिले। बताइए इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? तो देखो, एक आदमी के पास इतने रुपये थे, वो आज मरने वाला है, कहीं जाने वाला है, उसको कुछ होने वाला है, ठीक है, या किसी के बुलाने पर वो जाने वाला है ना, फिर वो आएगा नहीं वापस। याद रखना ये बात, वो बुलाएगी बिल्कुल मत जाना, पहले ही बता रहा हूँ मैं, कभी फिर बोलो सर आपने बताया नहीं था। तो देखो, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का ना होकर के मेरे बच्चे चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, सीआई का। तो देखो, इतने रुपयों को 2 बच्चों में इस प्रकार बांटो जिनकी उम्र आज 13 साल और 15 साल है, और इनके ये पैसे इनके अकाउंट में गिरने हैं, ये पैसे इन दोनों के अकाउंट में डालने हैं। और जब ये दोनों लड़के 18 साल के हों तो दोनों के बैंक अकाउंट में बाबू बराबर बराबर पैसा हमें करना है, ठीक है? तो आज इस धन में से दोनों के अकाउंट में कितना कितना पैसा हमें डाल देना चाहिए कि यदि बैंक 4% चक्रवर्ती ब्याज दे तो दोनों के जब 18 साल उम्र हो तो दोनों को बराबर बराबर पैसा मिले। तो बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, जैसे साधारण ब्याज का किया था, ये उससे अलग है, ये चक्रवर्ती ब्याज है, वो साधारण ब्याज था। और याद रखना, क्या याद रखना, देखो ये 13 साल का लड़का, इसे 18 साल का होने में कितना समय लगेगा जी? 5 साल। ये 15 साल का लड़का है, मैं इसके इधर लिखता हूं, ये 15 साल का लड़का है, इसे 18 साल का होने में लगेंगे 3 साल, और इसे कितने लगेगा? 5 साल। क्या करोगे? देखो 4% का फ्रैक्शन होता है बाबू 1/25, और ये चक्रवर्ती ब्याज है, 25 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 26/25 आपका हो जाएगा, 26/25। और करना क्या है इसके बाद? इन दोनों का अंतर जो 2 है, 5 में से 3 गया, वो 2 यहाँ पावर में आपको लिख देना है, वो 2 आपको यहाँ
पावर में लिख देना है और इन दोनों का स्क्वायर करके जो भी आएगा इस पैसे को उस रेशो में बांट देना, बस हो गया सवाल। 26 का स्क्वायर 676 और बाबू 25 का स्क्वायर 625 होता है। आइए इन दोनों को जोड़कर इसके नीचे रखने की कोशिश करेंगे। 6 5 11, 7 2 9 1 10, 6 6 12 और 1 13। तो उसका धन मेरे मान का जो उसकी वैल्यू है वो मेरी वैल्यू की कितने गुना है? 1301 तिया 3903 होता है और 2 जीरो ए लगा दो, तो उसका मान मेरे मान का मेरे बच्चे 300 गुना है। तो ये रेशो भी कितने गुना? 300 गुना। वो कह रहा है बच्चे 13 साल का जो बेटा है उसे कितना पैसा मिलेगा, यानी जो छोटा बच्चा होगा उसे कम पैसा मिलेगा। ये बात मैंने पहले वाले सवाल में आपको समझा दी। तो इस 300 की गुना 625 में आप कर देंगे, आपका आंसर आ रहा होगा। तो करिए जरा। 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7, 6 तिया 18 1 19। इतने रुपये आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा होगा जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दिया गया है। तो दोनों सवाल मैंने बता दिए, CIB और SIB बिल्कुल मत छोड़ना और किसी के बुलवाने पे बिल्कुल मत जाना, याद रखना ये बात, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं हम इसी के साथ। अगला सवाल जल्दी से स्क्रीन पर प्यारा बच्चा लगा दीजिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, देखो एक त्रिभुज है ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्राइंगल है बाबू ABC और इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बनाया गया है। एक ट्राइंगल मेरे प्यारे बच्चे ABC है और इस ट्राइंगल के अंदर क्या बनाया गया? इस ट्राइंगल के अंदर बच्चे एक सर्किल बनाया गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है, AB BC और AC भुजाओं में इसके अंदर इस प्रकार सर्किल बनाया गया कि इसने यहाँ टच किया, यहाँ और बाबू यहाँ, और जिस जिस बिंदुओं पर टच किया इनका नाम AB पर तो कितना है P, BC पर कितना है Q और बच्चे AC पर कितना है R, ऐसे है, ऐसा दे दिया। अब ये कहता है BP की वैल्यू तो 6.5, यानी यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक BP है ना, ये वैल्यू 6.5। CQ की वैल्यू कितनी है? CQ की वैल्यू कितनी है? 4.5, बहुत अच्छे। AR की वैल्यू 5.5, ये वैल्यू तेरी 5.5 होगी। तो बताइए ABC का परिमाप कितना होगा? ट्राइंगल ABC का पैरामीटर, ट्राइंगल ABC का परिमाप हमें बताना है। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है बाबू? परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का मतलब होता है लंबाई, यानी इसकी जो चारों ओर की लंबाई है, साइड तो इसमें 3 है लेकिन है तो इसके चारों ओर, तो इसकी जो चारों ओर की माप होगी या तीनों साइड की, तीनों भुजा की लंबाई का योग होगा, वो इसका परिमाप होगा। अब एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सर्किल के बाहर किसी भी बिंदु पर, ध्यान से सुनना बाबू बात मेरी आप, एक सर्किल के बाहर किसी भी बिंदु पर या किसी भी बिंदु से जब सर्किल पर स्पर्श रेखा खींची जाती है ये, तो यहां से लेकर के इन दोनों की जो लंबाई होती है ना, हमेशा इक्वल होती है। अगर किसी भी सर्कल के आपने कहीं भी बाहर एक बिंदु रख दी, बिंदु मान ली, तो इससे जो 2 स्पर्श रेखा आप खींचोगे ना, इन दोनों की लंबाई बाबू बिल्कुल कैसी होगी? इन दोनों की बराबर होगी, इन दोनों की बराबर होगी। तो इसी के साथ आप इस सवाल को करिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 4.5 तो ये भी कितनी होगी बच्चे? 4.5 होगी। अगर ये 4.5 तो ये भी, क्योंकि इसके इक्वल ये होगी। अगर ये 5.5 तो ये भी कितनी होगी? ये भी 5.5, इसके इक्वल ये होगी। और ये वाली 6.5 तो प्यारे बच्चे ये वाली भी कितनी होगी? ये वाली भी 6.5 होगी। तो यहाँ से आप एक निष्कर्ष लिख सकते हैं कि PB बराबर तो होगा BQ के, ये वाला इक्वल, और यहाँ से QC बराबर होगा RC के, और यहाँ से AP बराबर होगा किसके? AR के। बात समझ रहे हो ना? अब आप बस तीनों को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, 6.5 और 5.5, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, आपका आंसर आपके पास होगा। देखो 6.5 और आधा कितने? 7 और 5 कितने होंगे? 12, जमा 5.5 और 4.5 कितने हो जाएंगे आपके? 10 हो जाएंगे भाई। 5.5 और आधा 6 और 4 10, ऐसे ही 6.5 और आधा 7 और 4 11, ये जोड़ दो, ये आपका परिमाप आ जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना? 12 10 20 30 2 32 और 1 33 सेंटीमीटर आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इसमें यही थ्योरम लगेगी कि एक सर्किल के बाहर किसी भी बिंदु से अगर कहीं भी स्पर्श रेखा ऐसी खींची जाएगी
तो दोनों स्पर्श रेखा की जो लेंथ होगी ना बाबू, वो दोनों की लेंथ एकदम क्या होगी, दोनों की लेंथ एकदम इक्वल होगी, बराबर होगी। तो ये बात आप लोग जरूर तैयार रखना। आइए इसी के साथ हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने प्यारे से सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी लगा दीजिएगा। देखो क्या कहता है, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर उसी संख्या में 25% की कमी आई, फिर उसी संख्या में 25% की वृद्धि हो गई। तो बताइए इस प्रकार उस संख्या का निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी वो संख्या अंत में कितने परसेंट बढ़ जाएगी या कितने परसेंट घट जाएगी। तो देखिएगा बच्चा, 30% का फ्रैक्शन लिखिए 3/10, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। बात समझ गए, 30% को कहते हैं 3/10। अब देखो 30% वृद्धि होने का मतलब क्या है, अपनी पहली सीरीज में मैं ये सभी चीजें आप सभी बच्चों को समझा चुका हूं। तो देखिए 30% को कहते हैं बाबू 3/10। इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपये की चीज पर 3 रुपये की वृद्धि हो गई, तो 10 की चीज कितने की बन जाएगी, 13 की बन जाएगी। लेकिन यहाँ ये बीच में कहता है कि 25% की कमी आ गई है। तो ये 25% की कमी का क्या मतलब होता है कि 4 रुपये पर 1 की कमी। तो जो चीज 4 की थी वो कितने की बन जाएगी बाबू, जो चीज 4 की थी वो आपकी 3 की बन जाएगी। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे क्या कहता है, 25% वृद्धि। देखो 25% को कहते तो 1/4 हैं। इसका मतलब, अब वृद्धि का मतलब क्या है इसमें, वृद्धि का मतलब है इसमें कि 4 पे 1 की वृद्धि, यानी 4 की चीज 5 की हो जाएगी। बिल्कुल सही समझे आप लोग। अब बताना इसका निष्कर्ष के टोटल संख्या कितने परसेंट बढ़ेगी या घटेगी। तो क्या करेंगे, इस तरफ वालों की गुना करोगे तो संख्या की पहली कीमत आएगी, इस तरफ वालों की गुना करोगे तो संख्या की ये तीनों कंडीशन होने के बाद की कीमत आएगी। तो देखिए 4 चौक 16 और 16 धाम 160, यानी जो चीज पहले 160 रुपये की आती थी वो चीज आज कितने की है, 5 तिया 15 और 15 की गुना 13 में करो, 15 तिया 45 और 15 एकम 15 और 4 19। वो चीज आज कितने की हो गई है, वो चीज आज मेरे बच्चे 195 की हो गई है। अब देखो 160 की कोई चीज 195 की हो गई है, तो कैसे करोगे, कितना इंक्रीमेंट लगा, 35 का इंक्रीमेंट लगा, कितने पे, 160 पे, यानी 35 रुपए की वृद्धि हो गई है, कितने पे, 160 पे वृद्धि हो गई है 35 की। तो 35 160 का कुल कितने परसेंट होगा, गुना में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, इसे सोल्व करेंगे आप लोग, 5 पंजे 25 हासिल 3 और कितना आएगा, 5 तिया 15 और 3 18, 185 बटे 8 आ जाएगा। और आप जब इसे सोल्व करेंगे तो, और देखो यहाँ पे पहले तो इस सवाल में इंक्रीमेंट हुआ, तो जो उत्तर आएगा उसमें इतने परसेंट की वृद्धि आपकी हो जाएगी। इसे आप सोल्व भी कर सकते हो, 8 दूनी 16। देखो इसने अप्रोक्सीमेशन में आंसर दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, 8 दूनी 16 कितना बचेगा, 25 बचेगा, ये 185 आएगा क्या, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 आएगा, 185 नहीं आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ कितना बनेगा, 8 दूनी 16, बचेगा 15 और उसको भी मैं 8 दूनी 16 लिख लूंगा, यानी 22% के लगभग वृद्धि होगी। यहाँ इसका लगभग आंसर क्या आएगा, 22% आंसर आएगा लगभग। बात समझ रहे हो ना। तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप जल्दी से अगला सवाल लगा दीजिए। क्या कहता है अगला सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल है नेक्स्ट हमारा आज की क्लास का, और ये क्लास आपको किसी भी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। आज की जो हमारी क्लास है, हमारी सारी सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस बच्चे को बेसिक पढ़ना हो बेसिक भी उसमें मिलेगा, जिस बच्चे को अच्छे अच्छे सवाल पढ़ने हो सब मिलेगा। तो आगे देखिए, 3:2:1 क्षमता वाले 3 बर्तन थे जो पानी और दूध से पूरे भरे गए थे। 3:2:1 इनकी क्षमताओं का रेशो था। इन तीनों बर्तनों की ये दूध और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए थे। आगे क्या कहता है देखो,
बर्तन में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, पहले बर्तन में जो दूध पानी था, दूसरे बर्तन में जो दूध पानी था, और बच्चे तीसरे बर्तन में जो दूध पानी था, इनका अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 था। ये था 5:2, 4:1 और 4:1 था पहले बर्तन, दूसरे बर्तन, तीसरे बर्तन में। अब ये क्या कहता है, पहले मिश्रण का तो 1/3, दूसरे का आधा और तीसरे का 1/7 भाग बाहर निकाल लिया गया और एक नया मिश्रण बनाया गया चौथा। तो बताइए इस नए मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत होगा? बिल्कुल बहुत प्यारा सा सवाल है, मैं फिर समझा देता हूं। 3 बर्तन हमारे पास थे, बर्तन ए, बर्तन बी और बर्तन सी। इन तीनों बर्तनों के जो धारिता है ना, इसने दी हुई है क्षमता यानी धारिता कि कितनी चीज ये धारण कर सकता है, तो उसका रेशो 3:2:1 दिया हुआ है। अब देखो, और फिर कह दिया कि पहले बर्तन की चलो धारिता तो 3 है, लेकिन इस 3 धारिता वाले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:2, दूसरे वाले में 4:1 और तीसरे वाले में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। अब इन तीनों मिश्रणों में से उसने क्या किया, पहले में से 1/3, दूसरे में से आधा और तीसरे में से 1/7 भाग बाहर निकाल लिया और जो नया मिश्रण बना, बताइए उस बर्तन में जो नया मिश्रण बना उसमें पानी का प्रतिशत क्या होगा? 24%, 28%, 32% या फिर 30%। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, हम इस सवाल में क्या करने वाले हैं। देखो, इस सवाल को हम फ्रैक्शन के रूप में बनाएंगे और दूध अलग करेंगे, पानी अलग करेंगे। ध्यान से देखना कैसे। देखो, टोटल 5 और 2 7 है, 7 में से दूध कितना है? 5, और 7 में से पानी कितना था? 2। ठीक है, यहां 4 और 1 टोटल 5 है, 5 में से दूध कितना? 4, और 5 में से पानी कितना है? 1 है। बात समझ रहे हैं ना? इनको मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूं। यहां 5 में से कितना है दूध? 4, और यहां 5 में से पानी कितना है? 1। इसी प्रकार तीसरे वाले बर्तन में आ जाइए। यहां टोटल 4 और 1 5 में से दूध कितना? 4 है, और 4 और 1 5 में से दूध कितना? 1 है। अब देखिए आप इसमें, अब वो पहले मिश्रण में से 1/3 और दूसरे का आधा भाग और तीसरे का 1/7 भाग कैसे निकालेगा, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ध्यान से सुनना भाई। अब ये जो इनकी क्षमताओं का रेशो हमें दिया गया था 3:2:1, इसका यूज अब यहां पर होगा। यानी पहले मिश्रण में टोटल 3 लीटर था, अब 3 का 5/7 और 3 का 2/7 कैसे निकलेगा? ये ऐसे नहीं निकल सकता। हमें इस रेशो को बड़ा करना होगा, हमें इस रेशो को ऐसा करना होगा कि ये इनकी वैल्यू 7 से 5 से इन सब से कट जाए पूरी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक जीरो वाली संख्या की गुना कर लूंगा। मैं इस रेशो में गुना कर लेता हूं 70 की, मैं इस पूरी की पूरी रेशो में 70 की गुना कर लेता हूं। तो याद रखना, ये तो कितना बन जाएगा, इसमें बन जाएगा 70, ये 70 दूनी 140 और ये 7 या 21, ये बन जाएगा बाबू 210। अब देखो ध्यान से आप क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसी 210 का 5/7 तो दूध है और इसी 210 का 2/7 पानी है पहले वाले बर्तन में। सुनना ध्यान से, इसी 140 का 4/5 दूध है और इसी 140 का 1/4 इसमें पानी है। इसी 70 का 4/5 दूध है और इसी 70 का 1/5 इसमें क्या है? पानी है। तो अब देखिए 5/7 निकालो 210 का, तो 7 या 21 30, 30 पंजे 150, समझ गए। इसी 210 का 2/7 क्या होगा? देखो 210 को 7 से भाग दो, 7 या 21 30 आएगा और 30 दूनी 60 लीटर। ऐसे ही 5 से इसे भाग दो 140 को, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, समझ गए। और उस 28 की गुना देखो, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 28 आया। उस 28 की गुना 4 में करिए तो 28 आया था, 8 चौक 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 कोमा 140 को 140 का 1/4 निकालिए, यानी 4 तिया 12 और 4 पंजे नहीं, 4 पंजे नहीं आएगा, कितना बनेगा? 4 तिया
12 और 4 पंजे 20, तो इसमें गड़बड़ हुई है। 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और 28 चौके कितना होगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। कुछ गड़बड़ हो रही है यार, इन दोनों का जो योग है वो तो 140 आना चाहिए। नहीं, ये नीचे बाबू 4 क्यों लिखा, ये नीचे हमने 4 क्यों लिखा, यहां तो नीचे 5 लिखा जाएगा ना, क्योंकि भाई 4 और 1 टोटल 5 है, 5 में से 4 दूध है, तो 4 और 1 पूरे 5 में से 1 पानी है, तो नीचे 5 आएगा। अभी देखना आप, अभी सही हो जाएगा ये। तो 5 से इसे भाग दो तो कितना बनेगा, 28 बनेगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अब सही है बच्चा, वो 4 नहीं था, वो 5 था। ऐसे ही इसे भाग दो, 70 का 4/5 निकालो। देखो मैं ऐसे निकाल रहा हूं, ये 70 का 4/5। बात समझ गए ना। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 चौके 56 अनुपात। और ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 14 पंजे 70 होता है। अब बच्चे मैंने क्या किया, मैंने देखो इन तीनों बर्तनों का पहले दूध और पानी का जो फ्रैक्शन था अलग अलग कर लिया, और सभी बर्तनों में से जो इनकी धारिता थी उसको 70 से गुना करने के बाद जो इनकी संख्या आई, उनका पानी दूध अलग कर लिया, पानी मैंने अलग कर लिया। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, अब वो इसमें से ये कहता है, ध्यान से सुनना, अब वो इसमें से कहता है, देखो अभी तक हमने इसमें क्या किया, अभी ने इसमें कुछ नहीं किया, बस ये पता किया कि पहले बर्तन में दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी था कितना कितना। अब ये कहता है पहले मिश्रण का 1/3 हिस्सा। अब पहला मिश्रण तो टोटल 210 है, इस 210 का 1/3 हिस्सा कितना होगा बच्चे, 3 × 21 70 लीटर। दूसरे वाला मिश्रण 140 था, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा सवाल बता रहा हूं। दूसरे का आधा हिस्सा, 140 का आधा कितना होता है, 70 लीटर, निकाल लिया बाहर, बहुत अच्छे। और तीसरे का 1/7, यानी तीसरा तो 70 लीटर था, इस 70 का 1/7 यानी 10 लीटर बाहर निकाल लिया, 10 लीटर बाहर निकाल लिया। पहले का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार जो मिश्रण तैयार हुआ, इस नए मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत होगा। अब हमें ये बताना है कि इस नए मिश्रण में आपका जो पानी होगा वो कितने प्रतिशत होगा। तो देखो बच्चे ध्यान से, अब जो पहले वाला बर्तन था इसमें 5:2, इसमें 4:1 और इसमें 4:1 का अनुपात था। इन संख्याओं को भी आपको इन वाले रेशो में ब्रेक करना होगा, इन वाले रेशो में ब्रेक करना होगा। तो देखो 5 और 2 7 है ना, इस 7 धाम 70 यानी 7 पंजे 35 कितना हो जाएगा भाई, देखो मैं बता देता हूं, इस 70 को 5 2 में तोड़ो, 5 और 2 7 आएगा, 7 धाम 70, उस 10 की गुना रेशो में करोगे तो 70 लीटर 5:2 के अनुपात में टूट जाएगा, यानी 50 और 20 हो जाएगा। अच्छा जी, ये पानी अलग कर लिया इसमें से, यहां कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 है, 5 से काटोगे तो 14 पंजे 70, 14 चौके 56 और 14 एकम 14। अब बिल्कुल अलग कर लिया, बस हो गया क्वेश्चन। 4 और 1 5 है, 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। बिल्कुल टोटल मिश्रण कितना था, 70 70 और 10, यानी टोटल मिश्रण था बच्चे 150 लीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और इसमें पानी कितना है, देखो ये इधर पानी है 20, 14 और 2 ये आपका पानी है, तो 20 10 30, 4 34 और 2 36, ये 36 लीटर आपका पानी है इस 150 में से। बात समझ रहे हो ना, 20 और 10 30 और 4 34 और 2 ये 36 लीटर आपका क्या है, ये आपका पानी है 150 में से। तो बस ये बताना था कि 36 इस 150 का कुल कितने % बन जाएगा। तो देखो 0 से तो 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 2 से काटोगे 18 और 5 दूनी 10 यानी 18 दूनी 36% आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर। 36 नहीं आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 3 पंजे 15 और 3 से काटोगे बच्चे 12 आएगा। 3 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 से इसे काटोगे 2 10 को, तो 5 दूनी 10 और 12 दूनी कितने % आ जाएगा, 24% आपका फाइनल में क्या आएगा,
बिल्कुल पानी का प्रतिशत आएगा। देखो इस सवाल को मैं एक बार फिर आप सभी बच्चों को प्यारा सा शुरू से समझा देता हूं, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, मिश्रण के चैप्टर का, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो 3:2:1 क्षमता थी किसी 3 बर्तनों की। देखो ध्यान से, मैं फिर आपको एक बार रफली ऐसे समझा देता हूं। 3:2:1 क्षमता के 3 बर्तन थे। 3:2:1 क्षमता वाले कितने बर्तन थे बच्चा? 3 बर्तन थे। सबसे पहले इसकी 70 से गुना करके इसको ऐसा बना लिया कि हम इनका 5/7, 2/7, अब 3 का 5/7 कैसे निकालोगे? कुछ तो संख्या चाहिए ना, तो मैंने 70 से गुना करके संख्या बना ली। देखो अब फिर मैंने क्या किया, इस रेशो का दूध और पानी मैंने अलग अलग करके बना लिया, ठीक है। तो 210 का, पहले इसे छोड़ो, 210, 140, 70 को छोड़े तो 70 से गुना करके आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें 5 और 2 टोटल ये कितना है? 5 और 2 टोटल 7 है। 7 में से दूध 5 है और 7 में से पानी 2 है, अलग अलग कर दिया। 4 और 1, 5 में से 4 दूध, 5 में से 1 पानी। 4 और 1, 5 में से 4 दूध और 4 और 1, 5 में से 1 पानी। अभी देखो इस 210 का दूध अलग कर दो, पानी अलग कर दो, तो पहले मिश्रण का दूध पानी अलग अलग हो गया। वैसे इसकी करने की तो शायद जरूरत भी नहीं थी, इस रेशो की तो हमें शायद जरूरत भी नहीं थी, जो हमने यहाँ पे ये ब्रेक किया था, इसकी तो शायद हमें जरूरत ही नहीं थी। चलो छोड़ो इस लाइन को, अब देखो आगे। अब हमें क्या करना है, इस टोटल 210 का, इस टोटल 210 का जो दूध और पानी आया था, नहीं जरूरत थी बच्चा, चलो इस 210 का जो टोटल दूध और पानी आया था उसका 1/3 हमने अलग कर लिया 70 लीटर, क्योंकि उसने बोला कि पहले मिश्रण में से 1/3, दूसरे वाले मिश्रण में से आधा और तीसरे वाले मिश्रण में से 1/7 हिस्सा बाहर निकाल लीजिए, है ना। ऐसे ही तो इसने बोला था ना, पहले वाले मिश्रण का 1/3, दूसरे का आधा, तीसरे का 1/7 भाग बाहर निकाल लो। तो हमने निकाल लिया, पहले वाले का 1/3, दूसरे वाले का आधा और तीसरे वाले का 1/7 हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया। तो इसमें बचा कितना, इसमें बचा कितना? देखो 70 लीटर, 3 सते 21, 2 सते 14 और 7 धाम, तो 70 70 10 लीटर बचा। अभी 70 70 और 10 लीटर को आपको ब्रेक करना होगा इस रेशो में, 5:2 के रेशो में, ठीक है। इसे भी 5:2 के रेशो में, इसे भी 5:2 के रेशो में, यानी इसका मतलब कि इसकी और इसकी तो हमें इसमें जरूरत नहीं है, इसकी और इसकी तो हमें इसमें जरूरत नहीं है ना, लेकिन आप इसे सीख लेना कि दूध और पानी को कैसे अलग करते हैं भाई, ठीक है ना। तो 50 20 56 14 और 8 2 में से तोड़ लिया। अभी टोटल अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो मिश्रण बना वो 70 70 और 10, यानी 70 70 140 और 10 150 लीटर बना। इस 150 लीटर में से पानी कितना है? 20 14 और 2, यानी 20 और 10 30 और 34 और 2 36 लीटर है 150। तो 36 150 का कुल कितने परसेंट होगा? तो 24% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी आपको जरूरत नहीं थी। देखिए जल्दी से अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मिश्रण का सवाल। चीजों से भागिए मत, चीजों से दूर मत भागिए आप, है ना, चीजों को समझिए। और इसमें कोई बड़ा मैंने फॉर्मूला लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए आगे आते हैं हम इसी के साथ जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कहता है, देखो, एक व्यापारी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया, सभी लोग जल्दी देख लीजिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीद कर लाता है, तो हम मान लेंगे कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था? वो 100 रुपये था। तो वो उसको खरीद कर कितने की लाया होगा? 80 रुपये की लाया होगा। तभी तो देखो 20% डिस्काउंट मिलेगा उसको। अगर 100 की चीज को कोई व्यापारी 80 रुपये में खरीद करके लाता है तो उसको 20% का डिस्काउंट मिला, ऐसा कहा जाएगा, ऐसा माना जाएगा। अभी क्या होगा देखो ध्यान से, यदि वह 20% छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहे, अब वो क्या करता है दुकानदार? 20% की छूट देना चाहता है अपने कस्टमरों को और चाहता है कि उसको 25% का लाभ हो जाए। तो बताइए उसे अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य पहले वाले अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा लिखने होंगे? सुनना ध्यान से। एक व्यापारी 20% छूट पर सामान खरीदता है, बहुत अच्छा, यानी 100 रुपये अगर हम मान ले कि 100 रुपये लिखे हुए थे तो 80 में खरीद के लाया। अब वो उस पर कितने रुपये
पहले वाले अंकित मूल्य से कितने % रेट ज्यादा लिख दे कि दुकानदार यदि 20% की छूट भी देना तो भी उसे 25% का लाभ हो जाए। अब देखो ये जो 25% को देखो, पहले इन दोनों की फ्रैक्शन, 20% को कहते हैं 1/5, छूट है तो 5 में से 1 गया 4/5। ऐसे ही 25% को 1/4, लाभ है तो 4 में 1 जोड़ो 5/4। तो 2 फ्रैक्शन आ गई, छूट की भी और लाभ की। अब देखो 80 रुपए की वस्तु पर वो कितना लाभ चाहता है, वो 5/4 की गुना करना चाहता है, यानी 25% लाभ चाहता है। और देखो किसी चीज पर लाभ चाहने का मतलब होता है कि उसे इतने % प्रॉफिट के साथ बेच देना, सेल कर देना। तो यहां से इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा 80 की गुना जब हम 5/4 में कर रहे होंगे तो 20 × 80 और 20 × 5 100, यानी जो माल वो बच्चे 80 का खरीद के लाया था वो उसने 100 रुपए में बेच दिया और उसने 25% का लाभ कमा लिया। अब ये जो 100 रुपये हमारे पास निकल करके विक्रय मूल्य आया, यानी इतने में सामान बेचा गया, कितनी छूट के बाद, 20% छूट के बाद। और याद रखना छूट हमेशा कहां दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है भाई साहब, अंकित मूल्य पर। यानी अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी तो 100 की बिकी। बताइए उसने अंकित मूल्य कितना लिखा था। तो सवाल में जब पीछे जाता है वापिस जाता है तो इसकी उल्टी गुना होती है 4/5 का। अगर 5/4 कर दिया जाए तो उसका अंकित मूल्य आ जाएगा नया, कितना, 25 × 100 और 25 × 5 125 रुपये। यानी जो अंकित मूल्य पहले 100 था अब उसने उसे कितना बना दिया था, 125 बना दिया था। सीधा सीधा पता चल रहा है कि 25% उसने बढ़ाकर रेट लिखे थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये रिपीट करके देख लेना चाहे क्लास को बैक करके, बहुत मजा आएगा आपको इसे सीखने में। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो उल्टी गुना सीधी गुना कहाँ होती है, मैं हर सीरीज में बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस किसी बच्चे ने मेरी पहली 6 क्लास ना ली हो मैथ स्पेशल सीरीज की, प्लीज उन्हें जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से मैं आगे आता हूं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बिल्कुल लग गया होगा। देखो एक व्यक्ति ने 24 रुपये में कुछ सामान बेचा, एक व्यक्ति ने 24 रुपये में कुछ सामान बेचा। और इस मंच के माध्यम से मैं सभी प्यारे बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि रोज रात 8:30 बजे हम अपने रेनबो गुरु चैनल पर लाइव आते हैं और आपको करंट अफेयर, सारा जीके का पोर्शन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल डेली हमारी लाइव क्लास होती है, ठीक है ना। बिल्कुल रोज हमारी रात 8:30 बजे चैनल पर लाइव क्लास होती है। तो सभी से अनुरोध है कि हमारी लाइव क्लास को आप लोग डेली लीजिए, जिससे आप लोगों की जो जीके का पोर्शन है, जो करंट अफेयर का पोर्शन है, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगला सवाल मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची और जो उसको लाभ का % मिला ना, उसकी जो वैल्यू थी वो क्रय मूल्य के बराबर थी। ध्यान से सुनना, एक आदमी ने 24 रुपये में कुछ सामान बेचा तो उसको जो लाभ का % हुआ, भाई 10% लाभ उसे हुआ, तो जो भी हुआ, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो जितने भी % का उसको लाभ हुआ ना, उसका जो संख्यात्मक मान था वो क्रय मूल्य के बराबर था। बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो याद रखना, जब लाभ प्रतिशत की वैल्यू सीपी के इक्वल हो रुपये में, सीपी तो रुपये में होता है ना, जब लाभ प्रतिशत की वैल्यू सीपी के इक्वल दे रखी हो तो पता क्या करोगे, याद रखना ऐसे सवाल का उत्तर सदैव 0 वाला होता है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 12, 14, 16 और 20, सदैव उत्तर 0 वाला होगा, याद रखना। देखो जरा 20 रुपए की चीज को 24 में बेच के दिखाओ मुझे, 20 की चीज को 24 में बेचोगे, 4 रुपये का प्रॉफिट होगा, कितने पर, 20 पर, क्योंकि सीपी पर प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। यहां 4 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो 20 रुपये पर होगा, यानी 4 20 का कितने % है, 1/5 को 20% कहा जाता है। अब मुझे एक बात बता दो, सीपी भी कितना, 20 रुपये, लाभ भी कितना, 20%। बिल्कुल इस सवाल का उत्तर 20 हो जाएगा, यानी इस सवाल का उत्तर 0 वाला होता है। याद रखना 20, जिसके पीछे 0 होगी। ऐसे आप आंसर टैली करके इसे कर लेना, बहुत प्यारा तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। इसी के साथ हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए बच्चा, अगला सवाल क्या कहता है, देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी लगा दीजिए। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनकी कीमत 3050 और 3050 थी। चलिए जी, एक को तो उसने 10% हानि पर बेचा। अच्छा, 3050 की दो वस्तुएं टोटल कितने की हो गई, 6100 की। भाई 3000 और 3000 तो 6000 और 50 और 50 तो दोनों उसने 6100 रुपये में खरीदी थी। चलिए, एक वस्तु को उसने 10% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार बताइए उसे पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, 3050 की एक वस्तु और 3050 की दूसरी वस्तु को इतने लाभ और इतने हानि पे जरा बेचो। देखो क्या क्या फ्रैक्शन इनकी बनेगी। 10% को कहते हैं 1/10, हानि है 10 में से 1 गया 9/10। 20% को 1/5, लाभ है तो 5 में 1 जोड़ो 6/5। जरा चेक करो 3050 की चीज कितने में बिचेगी। 5 संग 30, 0, 5 दाम 50 और ये 610। ठीक है, ऐसे ही 9/10 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, 2745 की तो ये बेची। ठीक है भाई, और ये 5 संग 30, 5 एकम 5, 0, 6 0 जा 0, 6 एकम 6, 6 संग 36, 3660 रुपये की उसने ये बेची। खरीद के कितने की लाया था, 6100 की, है ना। और पूछ क्या रहा है, कितने % लाभ हुआ यदि इतनी हानि इतने लाभ पे अलग अलग करके बेच दे। अच्छा, दोनों बिकी कितने की, जरा दोनों जोड़ दीजिए एक बार। 5 और 0 5, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 8 और 6 14 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6 6405 रुपये की बिकी। यानी जो वस्तु टोटल वो कितने की लाया था, 6100 की, कितने की बेची जा रही है, 6405 की बेची जा रही है। तो सीधा सीधा पता चला ये सवाल प्रॉफिट % का है। यहाँ से प्रॉफिट % निकालने के लिए देखो 305 रुपये का उसे लाभ हो जाता है 6100 रुपये पर। तो 305 6100 का कुल कितने % होगा। तो प्यारे बच्चे आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म और भगवान की दुआ से 61 पंजे 305 होता है और 5% इस सवाल का बिल्कुल लाभ आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा सवाल भी आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम चलते हैं बिल्कुल अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन पर बच्चा लगा दीजिएगा और सभी बच्चे बने रहिएगा एंड तक। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हम आपके लिए लेकर के आते हैं हर सीरीज में। देखो ये कहता है 2x - 7 की पावर 3 जमा 2x - 8 की पावर 3। आप स्क्रीन पर पढ़िए, मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, समय बर्बाद होता है, ठीक है ना। तो 2x - 7 की पावर 3, 2x - 8 की पावर 3 प्लस 2x - 3 की पावर 3 इक्वल 3 इंटू 2x - 7, 2x - 8, 2x - 3। ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये ऐसी फॉर्म में है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको दिया गया। देख लो, चाहे a की जो वैल्यू है ना 2x - 7 वो इधर लिखी हुई है 2x - 7, b की वैल्यू 2x - 8 इधर लिखी हुई है b की वैल्यू। तो ये सवाल बाबू इस फॉर्म में है। और ध्यान रखना, जब भी कभी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान कितना हो, 3abc हो। जब भी कभी a की क्यूब जमा b की क्यूब जमा c की क्यूब की वैल्यू 3abc होती है, तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसी कंडीशन में a प्लस b प्लस c का मान ऑलवेज कितना होता है, बिल्कुल 0 होता है। अब यहाँ आप a b c की वैल्यू इसमें पुट करिए जल्दी से। a की वैल्यू 2x - 7 प्लस b की वैल्यू 2x - 8 प्लस c की वैल्यू 2x - 3 और इक्वल टू क्या रख दीजिए, जल्दी इक्वल 0 पुट कर दीजिए। बस यहाँ से आपका 0 का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी कभी a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा c का क्यूब किसके बराबर हो, 3abc के, तो वहाँ a प्लस b प्लस c की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो a का मान, b का मान और c का मान पुट कर दो 0 के इक्वल। 2x 2x और 2x कितने x हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे बिल्कुल। और ये -7 -8 और -3 कितने हो जाएंगे, -18 बराबर 0, 6x बराबर 18
और 6 का तिगना 18 होता है, यानी x की वैल्यू आपकी 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए अगले सवाल पर। उसकी ब्राइटनेस कम हो रही, इस वजह से आ रही है वो, है ना। चलिए आगे आइएगा, नेक्स्ट सवाल अपनी स्क्रीन पर लगा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से देखिए। 1/1.4, 1/1.4, 1/4, 1 गुना 4, 4 गुना 7, 7 गुना 10, ऐसा करता करता 1/10 गुना 13। ये मल्टीप्लाई है बच्चे, जो डॉट में लगा रहा हूं ना, ये सबकी सब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। और प्लस 1/13 गुना 16। ऐसी सीरीज देगा 1 गुना 4, 4 गुना 7, 7 गुना 10, 10 गुना 13, 13 गुना 16, और सवाल पूछ देगा बताइए इस श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग क्या होगा। ऐसा सवाल आपसे पूछता है परीक्षा में कि इस श्रेणी के पहले 25 पदों का योग क्या होगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं केवल इस श्रेणी का अभी यहां तक योग कैसे निकाला जाता है, और फिर मैं बताऊंगा कि इस श्रेणी का कहीं तक का भी सम कैसे निकालोगे। प्रथम 25 पदों का, प्रथम 30 पदों का, प्रथम कितने भी पदों का योग आप लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो ध्यान से सुनना, जब भी ऐसी सीरीज आपको दे दे 1/1 गुना 4, 1/4 गुना 7, 1/7 गुना 10, ऐसे सीरीज दे दे तो क्या करोगे। देखो ध्यान से सुनो, जुगाड़ बताता हूं बड़ा गजब का। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिख लो अलग, 16,1। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बिल्कुल अलग लिख लो, 16,1। इसे बाद में बताऊंगा इसी के बाद। देखो और क्या लगा दो, पहली सीरीज में भी मैं बता चुका, ऊपर माइनस नीचे गुना वाला जुगाड़ लगा देना। और इसकी गुना में क्या करोगे, ऊपर 1 है 1 लिख दो, बटे नीचे इनका अंतर कितना है 3 है, तो नीचे 3 लिख दो, बस आ गया आंसर। माइनस 16 में से 1 गया 15, बटे 16 एकम 16, गुना 1/3। याद रखना 1 कहां से आया, ऊपर 1 है, और नीचे 3 कहां से आया, इनका अंतर 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो 3 पंजे 15, और आंसर 5/16 आपका आ जाएगा। जी बिल्कुल, ऊपर माइनस नीचे गुना वाला जुगाड़ लगा देना और टेंशन फ्री हो जाइए बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आजकल वो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देने लगा। वो देता है कि इस श्रेणी को डैश 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 कर देगा और कह देगा बताइए इस श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग कैसे होगा। फिलहाल आपने ये सीख लिया, इसका उत्तर 5/16 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके प्रथम 25 पदों का योग निकालेंगे। देखो कैसे, अगर मुझे ये पता चल गया कि इसका जो 25वां पद है वो है कौन सा, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर माइनस नीचे गुना और गुना में 1/3 कर देंगे, ऊपर माइनस नीचे गुना और गुना में 1/3 कर देंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा इसका 25वां पद, 45वां पद, इसका 100वां पद। बहुत आसान है, मैं बताता हूं। तो देखिए, जब इसका हमने पहला पद लिखा था तो पीछे क्या था, 4 था। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी टेक्निक बताऊंगा, जिंदगी भर नहीं बोलोगे, मेरा विश्वास है, पक्की बात है। जब पहला पद लिखा था तो क्या था, पीछे 4, बहुत अच्छे। जब सेकंड पद आपने इसका लिखा तो पीछे क्या था भाई, 7 था। जब आपने इसका तीसरा पद लिखा तो पीछे क्या था भाई, 10 था। तो अब एक चीज देखिए, 1 तिया 3 एकम 4, 2 तिया 6 एकम 7, 3 तिया 9 एकम 10, यानी जोन सा भी पद आपको निकालना हो उसका 3 गुना करके 1 जोड़ दो। अच्छा, चौथा पद अगर निकालना हो तो 4 तिया 12, 1 13 नहीं आ गया, चौथे पद में पीछे 13 नहीं आ गया। और ऐसी श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आप इस वाली टेक्निक से बिल्कुल बहुत प्यार के साथ कर सकते हो। 25वां पद पूछ रहा है वो, तो 25वां पद जो आपका होगा वो 25 का तिगना 75 और 1 जोड़ देना,
76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे, 25वां पद निकालने के लिए आपका प्लस में 1/76 ये, और इधर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, क्योंकि 3 का डिफरेंस लेना है ना। बात समझ रहे ना, जब पहला पद था पीछे 4 था, दूसरे पद में पीछे 7 था, तो 2 तिया 6 1 7, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तिगना करके एक जोड़ता चला गया, तो 25 थी 75, एक 76, तो पीछे 76 आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को लिख लेंगे 76 और 1 लिख लिया जी। अब क्या करेंगे, बस अब तो जुगाड़ है हमारे पास, 76 में से गया 75 बटे 76 गुना 1/3, 25 तिया 75, और ये रहा आपका आंसर 25/76 यानी 76। तो अब आपसे ऐसी श्रेणी का कोई सा भी पद पूछे, बिल्कुल जुगाड़ लगा देना जी, बहुत काम आएगा हर परीक्षा में। तो चलिएगा, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं अपने आज के नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत प्यारा सा सवाल है अगला, देखिए ध्यान से एक एक बच्चा। देखो क्या कहता है, जब एक संख्या का 60%, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, जब एक संख्या का 60% किसी दूसरी संख्या में से घटाया जाता है, जब एक संख्या का 60%, इस सवाल की भाषा सुनना, भाषा अगर पकड़ ली तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। एक संख्या का स्क्रीन पर लगा हुआ है, सब समझ लो, एक संख्या का 60% किसी जी बिल्कुल, जब एक संख्या का 60% किसी दूसरी संख्या में से घटाया जाता है तो वो संख्या 100% थी टोटल, रह कितनी जाती है 52% रह जाती है। 100 छोड़ो, जब एक संख्या का 60% किसी दूसरी संख्या में से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या कितनी बचती है, वो घटकर 52% बचती है, यानी वो कितने परसेंट कम हो जाती है। भाई टोटल कोई भी रकम 100% होती है, अगर 52% घट जाती हो तो वो कितनी रह जाएगी, वो मेरे प्यारे बाबू 48% रह जाएगी। बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, दोनों का रेशो 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, बिल्कुल। तो चलिएगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जल्दी स्क्रीन पर लगा दीजिएगा फटाफट। क्या कहता है कि 70 लीटर शराब का मिश्रण था जिसमें 10% पानी हुआ करता था। चलिए, अब ये कहता है इस मिश्रण में कितने परसेंट पानी या कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए, कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में अब पानी का परसेंट 12.5 हो जाए। बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, और बिल्कुल 4-5 सेकंड की टेक्निक है अपने पास इस सवाल की। आप बने रहिएगा इस सवाल के एंड तक, तो ध्यान से सुनिएगा। 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी था, बहुत अच्छी बात है। कितना पानी और मिला दें कि पानी का प्रतिशत 10 की जगह 15 हो जाए, 16 हो जाए, 12.5 हो जाए, 13.5 हो जाए, 24 हो जाए, वो कुछ भी कर सकता है। तो देखो जुगाड़ क्या कहता है, जितने लीटर था वो लिखो, गुणा में सदैव इन दोनों का अंतर कितना 2.5 है तो 2.5 लिखो। इतना काम तो हर क्वेश्चन में करेंगे। 70 लीटर लिखो, गुणा में इन दोनों का अंतर लिखो, और बटे में क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर ये तीनों चीज सेम है, वो कभी कभी क्या करता है, यहाँ पानी की जगह कुछ और कर देता है कि पानी की जगह इसमें सोडा मिलाया तो ये परसेंटेज घटके 10 की जगह 8 रह गया, 7 रह गया। लेकिन जब पानी में पानी मिलाता है तो परसेंटेज बढ़ जाती है। तो बताइए कितने लीटर पानी मिलेगा, तो ध्यान से सुनना। जब पानी में पानी मिलाया गया हो और पानी की ही परसेंटेज बढ़ाई गई हो, जब पानी में पानी मिलाया गया और पानी की परसेंटेज बढ़ाई गई हो, तो बड़ा प्यारा जुगाड़ हमारे पास है, ध्यान से सुनना। 70 गुना इन दोनों का अंतर, और बटे में पता क्या लिखोगे, इस संख्या को 100 में से घटा कर लिख दोगे। 100 में से जब तुम 12.5 घटाओगे तो तुम्हारा क्या बच के आ रहा होगा, 78.5 आपका बच करके आ रहा होगा। उसको आप कहाँ लिख दोगे, उसको आप यहाँ लिख दोगे। भाई बताओ आपके बात कितना बचेगा, ये 100 में से जब 12.5 घटेगा तो 87.5 आपका बच रहा होगा, 87.5 आपका यहाँ बच रहा होगा, ठीक है ना। देखो 87.5 और आधा 88,
290 और 10 100, ठीक है ना। तो 100 में से 12.5 घटा के नीचे लिख दो, यही आपका आंसर है। नोट कर लेना ये जुगाड़। 70 की गुना में इन दोनों का अंतर और बटे, अगर तीनों सेम है तो इसे 100 में से घटा के नीचे लिख देना, और यदि सेम नहीं है ना तो नीचे वाली परसेंटेज जो की तो नीचे लिख देना, करेक्ट आंसर आएगा तुम्हारा। देखो इससे खत्म हो जाएगा ये, बिल्कुल। इसे सोल्व करो जरा, इसे आप सोल्व करिए। चलो 5 से भाग दे देता हूँ, पॉइंट से मैंने पॉइंट हटा दिया भाई ये, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, इसे सोल्व करिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचेगा 37, 5 पंजे 5 सते 35 और 5 पंजे 25, 5 से भाग लगाइए जल्दी से। 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 और 35 दूनी 70, यानी आपको इसमें कितने लीटर पानी मिलाना था मेरे बच्चे? 2 लीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बहुत गजब का जुगाड़ बताया है, एक एक बच्चा तैयार कर लेना। इसी के साथ आते हैं अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए तो जरा सवाल नंबर नेक्स्ट जल्दी स्क्रीन पर लगा दीजिए। तीनों सेम हो, 100 में से घटा के नीचे वाली परसेंटेज को नीचे लिखना, और सेम ना हो तो ऐसी की ऐसी लिख देना, आंसर आ जाएगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर क्या कहता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का, मोस्ट इंपोर्टेंट। 800 रुपए का स्क्रीन पर लग गया, जल्दी देख लो। 800 रुपए का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। कोई लड़का ए है, कोई लड़का ए नाम का लड़का 800 रुपये लेता है 12% की ब्याज की दर पर, जबकि बी नाम का लड़का 910 रुपये लेता है 10% ब्याज की दर पर। कोई बात नहीं, कितने साल बाद दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नाम का लड़का 800 रुपये तो लेता है 12% की दर पर, जबकि बी नाम का लड़का 910 रुपये लेता है 10% की दर पर। बताइए कितने समय बाद दोनों का मिश्र धन बराबर होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको मिश्र धन बता देता हूं क्या होता है। मिश्र धन के अंदर आपका 100% तो मूलधन होता है और प्लस आपका ब्याज जुड़ा हुआ होता है। मिश्र धन यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट। तो मिश्र धन के अंदर 100% आपका मूलधन और आपका ब्याज जुड़ा होता है, ये बात याद रखना। चलिए कह रहा, देखो फिर सवाल बता देता हूं, बहुत प्यारा सा सवाल है। ए नाम का लड़का 800 रुपये उधारे लेता है 12% की दर पर, बी नाम का लड़का 910 रुपये उधारे लेता है इतने % की दर पर। कह रहा है कि कितने साल बाद उनके ब्याज के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे, 18, 20, 22 या 24। तो देखिए अभी अभी बताया था, सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे कि SI बराबर PRT बटा 100 होता है। ऐसा सभी प्यारे बच्चे जानते होंगे। इसका यूज करके मैं इसे करूंगा ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। तो देखिए 800 रुपये मूलधन में क्या जोड़ो, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ो, कितना बनेगा, उसी को तो मिश्र धन कहेंगे। क्या जोड़ो इसमें? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 800। देखो ये मिश्र धन बना रहा हूं मैं। मिश्र धन में पहले तो 800 रुपये मूलधन जुड़ेगा प्लस साधारण ब्याज जुड़ेगा जो PRT बटे 100 के बराबर होता है। प्रिंसिपल 800, रेट 12%, गुना में समय ज्ञात करना है और बटे में 100। चलिए जी, मिश्र धन दोनों की क्या करने हैं? इक्वल करने हैं। दूसरे वाले का लिखो भाई। मिश्र धन क्या होता है? पहले मूलधन जोड़ो प्लस उसमें ब्याज जोड़ो, और ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसमें क्या जोड़ेंगे? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। बस यहां से आपको टी की वैल्यू निकालनी होगी, जिसे निकालना बहुत आसान है। देखो इन दो जीरो से दोनों जीरो गायब, बिल्कुल खत्म हो गया। इन दोनों जीरो से ये वाली और ये वाली जीरो गायब। कितना आसान सवाल है, कर दो सोल्व। 800 जमा 12 8 96 टी बराबर 910 जमा 91 एकम 91 टी। जल्दी से घटा दो भाई। 96 टी में से 91 टी घटेगा तो कितना बचेगा? 5 टी बचेगा और बराबर 910 में से 800 घटेगा तो कितना बचेगा? 110। 22 पंजे 110, समय आ गया 22 साल। मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब, तैयार कर लेने इस सवाल को। इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, एक एक बच्चा तैयार करेगा इस सवाल को, जो भी मेरी क्लास देखता होगा, जो भी मेरी क्लास डेली लेता होगा। एक एक बच्चे पे ये सवाल आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की श्रेणी में। चलिए, जो एग्जामिनरों की
नज़रों में सवाल रहते हैं मेरी एक एक सीरीज में, वही सारे सवाल आपको मिलेंगे जो जो एग्जामिनर की नज़रों में रहते हैं। चलिए बच्चा, इसी के साथ आते हैं सवाल नंबर अगला, जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिए। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट सवाल। बस अब ये सवाल, ये क्लास बस 5 मिनट की बची है, तो जल्दी से देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये तो 4 वर्षों के लिए लगाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और 600 रुपये 3 साल के लिए लगाए। अगर उसे टोटल 190 रुपये का ब्याज मिला हो तो बताइए ब्याज की दर कितनी थी। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। बताइए उसके साधारण ब्याज की दर कितनी थी। बिल्कुल प्यारा सा और सादगी भरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और मेरी बात हमेशा याद रखना, बुलाती है मगर बिल्कुल मत जाना। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल, देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मान के चलो मैं किसी से 100 रुपये उधार लेकर आया, तो मुझे क्या करना होगा, उसे हर साल 100 रुपये पर ब्याज देना होगा। हर साल मुझे उसे 100 रुपये पर ब्याज देना होगा, यानी 3 साल में टोटल कितने रुपए पर ब्याज देना होगा, 300 रुपये पर ब्याज देना होगा। ये 100 या 300 ही तो आया। तो चीजों को समझिए, है ना, बिल्कुल ऐसा। तो ध्यान से देखिए आप लोग मेरी बात, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। तो 500 रुपये पर अगर 4 साल का देखूं तो टोटल कितने मूलधन पे ब्याज देना पड़ेगा, 2000 पे। 600 रुपये का 3 साल तक देखूं तो कितने रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा जी, 1800 रुपये पर। टोटल कितने रुपये हो गए हैं, 3800 रुपये। यानी ये जो ब्याज मुझे देना पड़ेगा 190 रुपये का, ये टोटल कितने पे देना पड़ेगा, ये 3800 रुपये पर देना पड़ेगा। उसने यही तो पूछा है कितने परसेंट ब्याज की दर थी, यानी 190 ब्याज लगा 3800 पे, तो 190 3800 का कुल कितने परसेंट है, बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 19 धाम 190, 19 दूनी 38 और 2 पंजे 10, यानी 5% ब्याज की दर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर था, 5। तो याद रखना, अगर 500 रुपये कोई आदमी 4 साल के लिए लेता है तो 4 साल तक 500 500 500 500 पे ब्याज देगा, यानी टोटल 2000 पे ब्याज देगा। चीजें आपकी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। आइए इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जरूर अपनी स्क्रीन पर आपकी लग गया, जल्दी से देख लीजिए। कहता है कि x + 1/x का मान अगर 3 है तो, और आप लोगों से मैं फिर कहता हूं मेरी एक एक सीरीज देख लो भाई, सब कामयाब हो जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, जो भी बच्चा मेरी क्लास देखता है, मेरी मैथ की और जीके की एक एक सीरीज को पूरा पूरा देखो, आप लोग हकीकत में कामयाब हो जाओगे। देख लेना, देखो x + 1/x की वैल्यू अगर 3 है, बिल्कुल सच्चे मन से और ईमानदारी से सीरीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये बिल्कुल सच्चे मन से भाई, बिल्कुल सच्चे मन से कि मेरे बच्चे कामयाब होंगे। तो देखो x + 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो 3x² जब माइनस के 4x + 3/x² माइनस x + 1 की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा है तो ऐसा कितना होगा। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, इस चीज को यदि मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं, इस वाली चीज को और इस वाली पूरी चीज को मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दूं, x से डिवाइड कर दूं, तो देखो यहाँ भी x से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी x से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x से x कट जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो देखो जब हमें टीचर पढ़ाते थे और जब वो ये कहते थे कि ऊपर नीचे x से भाग दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम पीछे पीछे बैक बेंचर क्या सोचते थे, अरे सर अगर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो आपने सर किया क्यों, है ना। आज समझ में आया कि क्यों। तो देखिए, देखो तो x से ऊपर नीचे भाग देते हैं तो क्या होगा, यहाँ तो x, देखो x से तीनों संख्याओं को भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3x - 4 + 3/x बटे, यहाँ दोगे तो क्या बचेगा बच्चा, x - 1 + 1/x, है ना। x से 1x कैंसिल, माइनस x से x कैंसिल, 1 बचेगा और 1/x ये आ गया। इसे जरा सोल्व करिए, देखो ये चीज और ये चीज, ये 3x और ये वाला 3x, इनमें से 3 कॉमन ले लो,
तो क्या बचेगा x प्लस 1/x, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4 बटे में। अब क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लो, x को और 1/x को एक साथ लिख लो, x प्लस 1/x को एक साथ लिख लो, और माइनस क्या है, माइनस का 1 है। तो देखिए अब क्या होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 हमें गिवन है, तो 3 पुट कर दो, यानी इसकी जगह भी 3, इसकी जगह भी 3, देखो इसकी जगह 3 पुट करेंगे और इसकी जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 तिया 9 में से 5 4 गए, कितना बचेगा 5, और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, आंसर आ गया 5/2। तो ऐसा पॉसिबल हुआ जब हमने ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड किया था, ऊपर भी और नीचे भी। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो मैं आशा करता हूं कि सभी प्यारे बच्चों को हमारी ये क्लास बड़ी धमाकेदार, बड़ी धांसू और बड़ी अच्छी लगी होगी। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चे वीडियो क्लास को लाइक कर दिया करो, और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने रहिएगा रेनबो गुरु के साथ। हम आगे ऐसी सीरीज लॉन्च करते रहेंगे ताकि आप सभी बच्चों का भला होता रहे। तो अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी सीरीज 8 के साथ, और रोज रात 8:30 बजे मेरी लाइव क्लास लेनी ना भूले। मैं रोज रात 8:30 बजे अपने चैनल पर डेली लाइव जीके पढ़ाता हूँ, बिल्कुल जीके सामान्य अध्ययन, जिसमें करंट अफेयर वगैरह सारे टॉपिक मैं कवर कराता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज के साथ। We'll be right back.